Last we discussed about the aortic stenosis. Now we are going to discuss about the aortic regurgitation. Aortic regurgitation के नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारे पास एओर्टिक जो वॉल्व होता है उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, लाइक एओर्टा की जो रूट होती है उसकी डायलेशन हुई होती है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सिफिलिस, ठीक है, एनेरिज्म बना हो या एओर्टिक डायसेक्शन हुई हो या हमारे पास वॉल्व का डैमेज हो लाइक इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, या मोस्ट कॉमन कॉज इसका होता है आइसोलेटेड रूट डायलेशन। मतलब देखिए एओर्टा की रूट डायलेट हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब डायस्टली हो रहा है, आपको पता है डायस्टली में क्या होता है, हमारे वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं अपना ब्लड भेज के, वो अब रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं कि हमने अपना काम कर लिया, अब हमें रिलैक्स होने की ज़रूरत है। डायस्टली में वो रिलैक्स करना चाहते हैं, लेकिन जब ये सब कुछ प्रॉब्लम होंगे, एओर्टा की रूट डायलेट हुई होगी, तो अब जो ब्लड ने आगे जाना था डायस्टली में, ठीक है, वो अब नहीं होगा और वो वापस एओर्टा से बैक फ्लो करके, ठीक है, बैक फ्लो करके आ जाएगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये एक्चुअली एओर्टिक regurgitation होती है, दैट इज़ द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द एओर्टा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग द डायस्टली, ठीक है। इसी से आपको पता चल जाएगा कि डायस्टली में क्या होता है, जो हमारा डायस्टलिक ब्लड प्रेशर होगा इस पेशेंट का वो कम हो गया होगा, क्योंकि डायस्टली में ब्लड आगे जाने के बजाय पीछे आ रहा है, तो इस वजह से जो हमारे पास होगा डायस्टलिक प्रेशर वो कम होगा, ठीक है, ये आपको पता चल गया। आगे इन्होंने यही बताया हुआ है कि क्लिनिकल फीचर्स में जब ऐसे पेशेंट की हम पल्स प्रेशर लेते हैं तो वो क्या होता है, वो ज़्यादा हुआ होता है, ठीक है। अब पल्स प्रेशर होता क्या है, क्यों ज़्यादा हुआ होता है, पल्स प्रेशर होता क्या है, आपको पता है इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सिस्टलिक एंड डायस्टलिक ब्लड प्रेशर। अब मैंने आपको बताया डायस्टलिक ब्लड प्रेशर जो है वो कम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिस्टलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। सिस्टलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है ड्यू टू इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन डायस्टलिक ब्लड प्रेशर regurgitation की वजह से कम है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा और तो पल्स प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन होगी ड्यू टू इंक्रीज पल्स प्रेशर, ठीक है। इसके अलावा इन पेशेंट्स में हमारे पास डायस्टलिक मर्मर होगा। इसके अलावा बता रहे हैं कि बाउंडिंग पल्स होगी, वाटर हैमर पल्स। ऑब्वियसली हमने कहा कि पल्स प्रेशर ज़्यादा है तो उसकी वजह से वाटर हैमर पल्स आती है, पल्सेटिंग नेल बेड भी पल्सेट कर रहा होता है, इसको हम क्विंकी पल्स कहते हैं। इसके अलावा हेड बॉबिंग, मतलब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास होता है ना, पल्स प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से सर ऐसे ऐसे बॉब कर रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास है कि इसकी वजह से लेफ़्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन हो जाएगी, ठीक है, ऑब्वियसली ब्लड आगे नहीं जा रहा, regurgitation हो रही है, पीछे आ रहा है, तो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन हो जाएगी और उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, सिंपल। ट्रीटमेंट क्या है, वॉल्व रिप्लेस कर दो। इसके अलावा हमारे पास जो है वो माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स आ जाता है। माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स क्या होता है कि सिस्टली में हमारे पास क्या होता है कि बैलूनिंग ऑफ माइट्रल वॉल्व इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, प्रोलैप्स मतलब वो पीछे की तरफ आ रहा है। अब सिस्टली में क्या होता है, देखें, सिस्टली में हमारे एओर्टा के वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व खुल जाता है, ठीक है, और माइट्रल वॉल्व और बाइकस्फिड वॉल्व बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिस्टली में क्या होता है कि जो हमारे पास माइट्रल वॉल्व होता है वो बैलून बैक करता है इनटू द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में बैलून करता है, मतलब एक तरह से वो प्रोलैप्स करके पीछे की तरफ जाता है। उसने आगे मतलब बंद होना था, क्लोज होना था, नहीं होगा, बैलूनिंग हो जाएगी उसकी इनटू द लेफ्ट एट्रियम। 2 to 3% में होता है। उसके बाद ये बता रहे हैं होता क्यों है कि मिक्सॉइड डीजेनरेशन हो जाती है, कि उसका जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसमें एक्यूमुलेशन ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस हो जाती है, ग्राउंड सब्सटेंस ज़्यादा हो जाता है जिसको हम मिक्सॉइड डीजेनरेशन कहते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि वॉल जो होता है वो ऑफ द वॉल मेकिंग इट फ्लॉपी, ठीक है, तो वो फ्लॉपी हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा है कि माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स हो रहा है। इटियोलॉजी में देखें कि इटियोलॉजी इसकी अननोन है, लेकिन देखें मार्फन सिंड्रोम और एहलर-डायलोस सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये कॉमन होता है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर ही होता है, तो इसमें भी हमारे पास वही एज अ सच डिसऑर्डर है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मिड सिस्टलिक क्लिक होता है फॉलोड बाय regurgitation मर्मर, ठीक है, और यूजली एसिम्प्टोमेटिक, मतलब कि सिस्टली के दरमियान में एक क्लिक आता है और regurgitation होती है, ठीक है, regurgitation मर्मर होता है, तो पीछे की तरफ ब्लड जा रहा है ना तो उसकी वजह से एक साउंड आएगा। फिर हमारे पास क्लिक एंड मर्मर बिकम सॉफ्टर विद स्क्वैटिंग, ये वही हमने जो पीछे देखा था ना, स्क्वैट करने से आर्टीरियल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से फिर जो शंट होता है वो सही हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे होता है जैसे बंदा स्क्वैट करता है, सिस्टमिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है जिसकी वजह से लेफ़्ट वेंट्रिकुलर जो है वो एम्प्टिंग कम हो जाती है।
उसकी वजह से जो मर्मर होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस इसके रेयर होती हैं, ज़्यादातर यही होता है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो जाए, एरिथमिया हो जाए, या हमारे पास स्वीयर जो है ना माइट्रल रिगर्गिटेशन हो जाए। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट इसका यही होता है कि हम जो है वॉल्व को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है माइट्रल रिगर्गिटेशन। माइट्रल रिगर्गिटेशन में क्या होता है कि जब सिस्टली होती है तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है, रिफ्लक्स होता है उसका। ठीक है, बैक फ्लो होता है, इसको हम कहते हैं माइट्रल रिगर्गिटेशन। ठीक है, जैसे हमने देखा था एओर्टिक रिगर्गिटेशन, इसी तरह माइट्रल रिगर्गिटेशन। एओर्टा रिगर्गिटेशन कर रहा था तो उसमें ब्लड जो है वो एओर्टा में जाने की बजाय पीछे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा था। माइट्रल रिगर्गिटेशन में क्या होगा, माइट्रल वॉल्व प्रॉपर नहीं बंद होगा सिस्टली में, उसकी वजह से जो हमारे पास ब्लड होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन होती है माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स की। जब वो माइट्रल वॉल्व बैलून बैक कर रहा होता है उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या होती है कि माइट्रल रिगर्गिटेशन स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन की वजह से हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। इसके अलावा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से, एक्यूट रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से, पेपिलरी मसल रप्चर की वजह से आफ्टर द मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इन सब की वजह से क्या होता है, माइट्रल रिगर्गिटेशन होती है। क्लिनिकल फीचर्स इसमें यही होते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास मर्मर साउंड आएगी, होलो सिस्टोलिक ब्लोइंग मर्मर आएगी, और ये स्क्वेटिंग में ज़्यादा हो जाती है सिस्टमिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर एम्पटिंग जो होती है वो कम हो जाती है। देखें, जब सिस्टमिक रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो लेफ़्ट वेंट्रिकल ने अपना ब्लड जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेजना था, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस है तो वो प्रॉपर्ली एम्प्टी नहीं होगा, उसकी वजह से क्या होगा, वो पीछे ब्लड दोबारा आना शुरू हो जाएगा, पीछे ब्लड आएगा और पीछे जाएगा, तो उसकी वजह से जो हमारे पास मर्मर होगा वो इंक्रीज़ होगा विद स्क्वेटिंग। और इसके अलावा बता रहे हैं कि एक्सपायरेशन के दौरान भी क्या होता है कि इंक्रीज रिटर्न टू लेफ़्ट एट्रियम। जब हम एक्सपायर करते हैं अपना कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उसकी वजह से क्या होता है कि लेफ़्ट एट्रियम में जो ब्लड होता है उसका इंक्रीज रिटर्न होता है, मतलब लेफ़्ट एट्रियम में ज़्यादा ब्लड आता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि ऑब्वियसली माइट्रल रिगर्गिटेशन होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बताया कि रिजल्ट्स इन द वॉल्यूम ओवरलोड एंड लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर। जब उसके अंदर लेफ़्ट हार्ट में ब्लड बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से जो है हमारे पास साइड हार्ट फेलियर हो जाएगा। माइट्रल स्टीनोसिस बताया हुआ है इसमें, ऑब्वियसली माइट्रल वॉल्व ओरिफिस जो होगा वो नैरो डाउन हो जाएगा, और ये भी हमारे पास क्रोनिक रूमेटिक वॉल्व डिजीज़ की वजह से होता है। क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या होते हैं कि ओपनिंग स्नैप फॉलोड बाय डायस्टिक रंबल। ठीक है, वॉल्यूम ओवरलोड लीड्स टू डायलेशन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, मतलब कि माइट्रल स्टीनोज हुआ है माइट्रल वॉल्व, तो ब्लड जो होगा लेफ्ट एट्रियम में जमा रहेगा, उसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगी, पीछे भी ब्लड ज़्यादा जाएगा लंग्स में, पल्मोनरी कंजेशन, एडीमा, एल्वुलर हैमरेज, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी हो जाएगा। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं किस तरह से होगा। और उसके बाद एट्रियल फिब्रिलेशन होगी विद एसोसिएटेड रिस्क ऑफ म्यूरल थ्रोम्बस। ठीक है, ऑब्वियसली जो हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम है उसमें ब्लड बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से एट्रियम में जो है वो एडमियाज आएंगे, फिब्रिलेशन होगी, और साथ में म्यूरल थ्रोम्बस का एसोसिएटेड रिस्क होगा।